गुड इवनिंग आप सभी का। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद इस क्लास की वीडियो अपलोड हो रही है। इसका एक कारण है, वो कारण है कि जो ये हमारा ईमेल आईडी था जो बहुत दिन से रिकवरी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो मेरा जो फोन था वो खराब हो चुका था, इसके वजह से। तो आज से फिर से हम 9th क्लास की जो हमारा 2 चैप्टर जो है वो हमने क्लास कर चुके हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पिछले चैप्टर से हम देखेंगे और यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सभी के सभी हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे कर लीजिएगा नोट्स चाहेंगे। बाकी आज का जो चैप्टर इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कि जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। अपवाह तंत्र अगर आपको नहीं पता है कि अपवाह तंत्र क्या होता है तो वो भी आज की इस वीडियो में आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। साथ ही इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी के सभी हम देखेंगे। और मुख्य रूप से अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो इसमें जो है इस चैप्टर में हम नदी से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो सभी के सभी हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से क्या हो जाता है हम देखेंगे कि अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करते हैं। किसी क्षेत्र का जो नदी तंत्र है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, जैसे मैं एक पॉइंट के लिए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये गंगा नदी है। ठीक है, और गंगा नदी का अपवाह तंत्र अगर बनाना चाहेंगे लोग तो यहाँ पे जितने भी ये सब जो नदियां इसमें आकर मिलती है ये सभी के सभी गंगा नदी के अपवाह तंत्र में ये आ जाए। इसे हम करेंगे बाद में लाइन से, पहले पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, अपवाह शब्द जो है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, यानी अगर आपके पास प्राकृतिक मानचित्र है भारत का जिसमें आपको पहाड़ पठार नदी मैदान ये सब के बारे में बताया जाता है, तो नहीं है तो आप खरीद सकते हैं मार्केट में, आपको 20 रुपए में मिल जाएगा। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। यानी कहने का मतलब एक नदी होता है जिसमें बहुत सारी नदियां आकर मिल जाती है। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। कहने का मतलब है कि नदी जो है वो निकलती है अपने मार्ग से, और जब निकलती है तो उसमें जो है बहुत सारे छोटी छोटी नदियां भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो है गंगा नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे देखे तो यमुना इसकी सहायक नदी यहाँ आकर मिलती है। फिर यमुना में ये बेतवा नदी मिलती है। ऐसे ही करते करते यहाँ पे गंडक कोसी बिहार वाले क्षेत्र से होते हुए यह डायरेक्ट जाकर कहाँ मिल जाती है, तो यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हमने आपको बताया कि हर एक पॉइंट जो है हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इसको इतना आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद क्या देखेंगे कि एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या कुछ भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये जो है एक ऊंचा क्षेत्र है और यहाँ पे से जितने भी इस साइड की नदियां होगी इस साइड बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे नीचा है स्थान है, और इधर भी यही सेम चीज है आपको देखने को मिल रहा है। तो यही बात कर रहा है, इन दोनों को विभाजित कौन कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर। ठीक है, चलिए अब फिर हम देखते हैं यहाँ से दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं, तो जल विभाजक कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जल विभाजक कहते हैं। उसके बाद क्या है, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन नदी है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट कर लेना। क्या है पॉइंट कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सा है, विश्व की सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो है आपका अमेजन नदी। ठीक है, भारत में किस नदी तंत्र की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, ये आपको क्या करना है, सवाल का आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, ऐसे अगर आप नहीं बता पाए तो अगले वीडियो में आप कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे, कमेंट पिन करके बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र, देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से अपवाह तंत्र है।
और एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज होंगी वो मैं पीले कलर से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, और बाकी को जो है मैं वो इस ग्रीन कलर से हाईलाइट करते चला जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम किस लाइन को रीड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी फिलहाल में हम क्या करते हैं कि भारत के आबहवा तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। कहने का मतलब जो है वो भारत की नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से, तो यहाँ पे याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को आप कि हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय की नदियां, दो प्रकार की नदियों में इसे क्या कहा जाता है, तो विभाजित किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप इसे ध्यान भी रख सकते हैं। वैसे आपको लिख ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी तक ये सब चीज आपको पता होगा तो नहीं लिखिएगा, अगर नहीं पता है फर्स्ट बार देख रहे तो आप इसे नोट्स में अपना ऐड जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे कि भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां। अब देखिए हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां क्या है, जैसे हिमालय आपको पता होगा कि कहाँ है, तो फिर से मैप दिखाते इसलिए बोलते हैं आपको मैप देख लेना चाहिए। हिमालय वाला जो रीजन है इससे जो है इस साइड में है, ठीक है, और प्रायद्वीपीय वाला जो रीजन है लगभग वो इस प्रकार से यहाँ से है, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते थे। इस साइड की जितनी नदियां है उसे एक भाग में, और इस साइड की जितनी भी नदियां है इसे एक भाग में बांटा जाता है, यानी टोटल मिला के दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब यहां सबने देख लिया एक दूसरे से क्या है, अलग है। हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी होती है। अब देखिए पॉइंट यहाँ से आप क्या क्या लिख सकते हैं। हिमालय की जो नदियां होती है वह 12 मासी होती है, यानी इनमें वर्ष भर क्या रहता है, तो वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त तो ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम मतलब बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो है हिमालय के साइड में आपको पता होगा कि बर्फ ज्यादा जमे रहते हैं, और ऊंचाई के कारण ये बर्फ जमता है, और बर्फ जब पिघलता है तो गर्मी के समय में भी इसमें पानी आती है, यानी सालों भर पानी आती है। हिमालय की दो मुख्य नदियां कौन सी है, तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन है, तो सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है। ये दोनों दो महत्वपूर्ण नदियां हैं किसकी, हिमालय की। इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है, और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया है। गार्ज मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये गार्ज शब्द पर आपको हाईलाइट करना है कि वास्तव में गार्ज हम किसे कहते हैं। तो गार्ज किसे कहते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। जब से पानी जो है ना एक समय के बाद, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप के प्रयोग करते हैं थोड़ा सा आपको समझाने का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है समझ लीजिए, और यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नदी बहती हुई आ रही है, नदी यहाँ से आ रही है। तो समय के साथ जैसे जैसे इसमें पानी आता रहेगा तो एक समय के बाद क्या होगा, तो एक समय के बाद जो है आपका यहाँ से जो नदी है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आकार में हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये वाला भाग है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वाला जो भाग है ये वाला भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग जो है इतना दूर का वो खत्म हो जाएगा, और सिर्फ किस प्रकार का नदियां बच जाएगा यहाँ पे, तो नदी का जो आकार यहाँ पे हो जाएगा वह इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इसके बीचों बीच से है वो बीचों बीच से यहाँ इसके क्या हो रहा है, तो यहाँ से पानी आ रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गाज कहते हैं, जिसका उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो नदियां है वो पत्थरों के बीच से जाती है, और इसकी वजह से क्या होती है, ये पत्थर जो था ये कटते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इसी को हम गाज कहते हैं, या गाज की संज्ञा देते हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है, और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों को तीव्र अपरदन क्रिया करती है। कहने का मतलब जो नदी जो ऊपर पहाड़ पत्थर से जो नीचे की तरफ आती है, तो जितने भी पहाड़ है पठार है वो सभी को काटते हुए आती है। ठीक है, इसी के साथ जो है अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। जब नदियां जो है पत्थरों को काटेगी तो वो क्या होगा, तो धीरे धीरे बालू के कण जैसे में बदलते जाएगा, और इसीलिए जो कहता है कि हिमालय की जो नदियां है वो अपने साथ बहुत सारे सिल्ट या बालू लाती है। मध्य एवं निचले भाग में यह नदियां विसर्प गोकुल झील तथा अपने बाढ़
वाले मैदान में बहुत से अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। मतलब जो अवसाद लाती है उसे जमा करके अलग अलग प्रकार की आकृति बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये क्या है, नदी का किस प्रकार का डायग्राम दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे समझेंगे। आपको क्या है, जैसे नदी का स्रोत, मान लीजिए नदी कहीं ना कहीं से निकलता है, तो ये बिंदु आप देखिए, यहाँ से मान लीजिए नदी निकल रही है। ठीक है, नदी निकल रही है तो नदी कहाँ बहेगी, तो दो ऊंचे स्थान के बीच में जो एक निचला भाग होगा उसी के माध्यम से ये नदियां आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है वो नीचा स्थान है दोनों तरफ से, और बीच से जो है वो नदियां आ रही। ठीक है, बीच में आप देखेंगे कि कहीं कहीं से जो है ये मध्य भाग है, और मध्य भाग में यहाँ पे तो सबसे पहले ऊपरी भाग था। ऊपरी भाग कहने का मतलब ये पहाड़ के ऊपर का भाग था, ये उससे थोड़ा सा नीचा मध्य का भाग है। और यहाँ पे जब आती है नदियां तो वो कहने का मतलब कि मध्य भाग से थोड़ा सा और नीचे आने पर जब मैदान के साइड में ये प्रवेश करती है नदियां, तो यहाँ पे जो है कुछ सहायक नदियां भी इनके साथ मिल जाती है, और नदियां जो है ना मुर्दार मार्ग पे बहने लगती है। कहने का मतलब ये विसर्प निर्माण करती है, विसर्प। लेकिन क्या होता है, इसी को हम लोग तो पहले विसर्प कहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये विसर्प जो है ये कट जाता है। कट कैसे जाता है, अब देखिए, जैसे हम बता रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप देखिए कि ये नदियाँ इधर से आ रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे आ रही है, और कुछ समय के बाद क्या होगी, ये नदी सीधा ऐसे बहने लगेगी। ठीक है, ऐसे बहने लगेगी, तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो भाग है वो कट जाएगा, और इसी को क्या कहा जाता है, गोखुर झील कहा जाता है, जिसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। यानी कहने का मतलब पहले ये नदियाँ ऐसे थी, फिर ऐसे आती थी, लेकिन समय के साथ ये सीधा ऐसे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक गोखुर झील का निर्माण हो गया। और सबसे जो निचला भाग है, यहाँ पे क्या होता है, समुद्र, कहने का मतलब यहाँ पे नदी बहते हुए आती है, और लास्ट में जो है समुद्र के पास में यह डेल्टा बनाती है। डेल्टा मतलब क्या है, तो नदी आ रही थी, लेकिन समुद्र के पास जो है समतल भूमि थी, तो नदियां जो है अनेक कहने का मतलब धाराओं में बट जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम क्या, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। फिर देखेंगे कि यह पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। आप कहने का मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आपको ये वाला भी ध्यान रखना है कि जितने भी प्रायद्वीप की नदियां होती है वो क्या होती है, मौसमी होती है। क्यों, क्योंकि इनका प्रवाह जो होता है ना वो वर्षा पर निर्भर करता है। जब मानसून आता है तो इसमें पानी आती है, और जैसे ही मानसून खत्म हो जाता है उसके बाद इस नदिया में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। गर्मी के मौसम की बात ये चल रही है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी की लंबाई कम तथा छिछली होती है, कम होती है लंबाई। ठीक है, फिर इनमें, इसे आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं इस प्रकार की जो दो नदियां, जैसे कि आपको पता हो कि ज्यादातर जो नदियां हैं वो कहाँ जाती है, वो प्रायद्वीपीय नदियां रहे तब, चाहे हिमालय की नदियां रहे तो सभी के सभी जो नदी है वो आपका बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसा कि मैं आपको चित्र में थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखने को मिलेगा कि गंगा नदी इधर से आई और यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे महानदी का देखें, और यहाँ पे जो आप ये वाला जो संरचना देख रहे हैं इसी को डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे भी आपको गंगा का देखने को मिला, तो गंगा का भी हो गया, यहाँ पे पुलिकर कावेरी का भी है। इसी प्रकार से लगभग सभी नदी का जो है डेल्टा इसी साइड है, इसी साइड ये जल गिराती है। लेकिन कहने का मतलब आप सोचिएगा कि ये वाला नदी है तो नहीं, ये तुंगभद्रा नदी भी इसी प्रकार से इधर आ जाती है, और आपको कृष्णा नदी भी इसी प्रकार से यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये दो नदी का नाम बताइए जो किधर जाती है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे एक नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी है, जिसे तापी भी नदी कहा जाता है। ये दोनों नदी जो है वो कहाँ जाती है, तो वो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम के साइड में गिरती है। और इधर से बात करें तो यहाँ पे आपको यह सिंधु नदी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब क्या है कि केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है और कहाँ जाती है, पश्चिम की तरफ। क्या आप इस प्रकार की दो नदी का नाम बता सकते हैं? तो यस, बता सकते हैं। कौन है? तापी और नर्मदा है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर जो नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। हिमालय की नदियां की बात कर ले
तो हिमालय की नदियों में आप इस प्रकार से हेडिंग बना सकते हैं, और हेडिंग बनाने के बाद आप यहाँ से इसे पढ़ेंगे कि सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन से हैं? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है? तो यह हिमालय से निकलने वाली एक प्रमुख नदियां है। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियां आकर इसमें मिलती है। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। यानी कोई एक मुख्य नदी होगा और उसके चारों बगल से जितना भी छोटा छोटा नदी आके उसमें मिलेगा, छोटा कहने का मतलब उस नदी की अपेक्षा कह सकते हैं उसमें जो मिल रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? नदी तंत्र कहेंगे। अब इसी प्रकार से जब हो गया कहेंगे तो अब हम एक एक करके भी देखेंगे कि हाँ भाई कौन सा नदी तंत्र क्या है नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, अब सिंधु नदी तंत्र का क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है भारत में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम से लेकर चाहे जितने भी एग्जाम होंगे सभी में पूछा जाता है कि सिंधु नदी जो है भारत में किस स्थान में से प्रवेश करती है भारत के। तो यह लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है आपको हमने बता ही दिया है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे में हो गया जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। मतलब लद्दाख में जो है ये नदियां जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहती हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। ठीक है, कहाँ निकलती है? तो यह लद्दाख में प्रवेश करती है, बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए अटक में पहाड़ी क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास हो गया, अरावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाते हैं। ठीक है, ये भारत की नदियां हैं, आपको याद रखना। ये सभी नदी भी क्या है? तो सिंधु की सहायक नदी, ये आपको याद रखना है। हम मैप भी देखेंगे। ठीक है, मिलकर मिठानकोट के पास क्या होती है? सिंधु में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, अतः अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। कहने का मतलब जो है यहाँ पे साफ से बता दें कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की लंबाई की अगर बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंधु जल समझौता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो है पहलगाम आतंकी हमला के खिलाफ जो है सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया था। तो सिंधु जल समझौता क्या है, छोटा सा हम आप देखेंगे यहाँ पे। तो सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार यह 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, ये भी आपको याद रखना है। भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% ही, कहने का मतलब है, जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सिंचाई के लिए करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैप में सिंधु नदी को भी हम देख लेते हैं। तो सिंधु नदी हम देखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के पास से निकलता है। ठीक है, तो तिब्बत यहाँ पे है और ये जो है चाइना का भाग है अभी वर्तमान में। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से सिंधु नदी निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ ये देख ही सकते हैं आप लद्दाख में ये प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख में प्रवेश करने के बाद जो है यह नदी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आती है और यहीं पे मिठानकोट है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी नदी आकर मिलती है? तो यहाँ पे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और एक ब्यास नदी। ठीक है, ये सभी नदियां मिलकर सिंधु में चली आती है और अंततः आप देखेंगे यहाँ पे तो ये नदियां कहाँ जाके गिरती है? अरब सागर में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही थी कि इस नदी का 20% जल जो है वो भारत इस्तेमाल करेगा। ठीक है, कहाँ? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में सिंचाई के। तो आपको पता होगा कि पंजाब जो है यहाँ पे है,
हरियाणा यहाँ पे है, और ये वाला भाग तो राजस्थान आपको पता ही होगा। तो यहाँ से जो है इस नदी का जल हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने भारत के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये जो था वो सिंधु जल समझौता देखा, और इसी के साथ जो है सिंधु नदी तंत्र के बाद हम लोग देखने वाले हैं गंगा नदी का भी तंत्र हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी 9th क्लास के दोस्त हैं उस सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी कुछ सीख सके। तो यहाँ से हमने देख लिया सिंधु नदी समझौता। अब हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र का देखेंगे। गंगा नदी तंत्र क्या है, तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी और गंगोत्री हिमानी से निकलती है। भागीरथी जो है ना वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। कहने का मतलब है क्या कि गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिल जाती है अलकनंदा। अब चलिए बात जो बोला है सही बोला है गलत बोला है हम देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे कि भागीरथी और अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप भागीरथी नदी ये वाला है और अलकनंदा नदी ये वाला है, और यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट बनता है इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। तो ये बात यहाँ पे हमने समझ लिया। अब देखेंगे कि क्या कह रहा है कि हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में आ जाती है। कहने का मतलब जो है हरिद्वार के पास में जो है गंगा वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां कौन कौन सा है, तो यमुना हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी हो गया, ठीक है। ये 4 नदियों का नाम बताया गया है, और चारों नदी आप चाहें तो मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे यमुना है जो इस प्रकार से आकर मिलता है। यमुना के बाद आप देखें तो घाघरा नदी हो गया, और गंडक हो गया, यहाँ पे कोसी हो गया, ठीक है। ये वाला जो है ये आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, यानी ये जो है सहायक नदी है गंगा की। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। दाहिना बाया भी पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि यमुना नदी जो है वो गंगा के दाहिने तरफ ही। अगर नहीं समझ में आ रहा था पूरब के साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको अपने हाथ से ही पता लगा सकते हैं कि यह किस साइड से नदी बहती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। यानी कहने का मतलब जो है यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो यमुना नदी जो है इलाहाबाद में गंगा में आकर मिल जाती है। घाघरा हो गया, गंडक, कोसी, नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी का उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। क्योंकि आपको पता होगा कि गंगा नदी बेसिन में जलोढ़ मृदा मिलता है। जो नदियां पहाड़ से आती है वो क्या करती है, जलोढ़ मृदा का निपेक्षण करती है, और निपेक्षण करती है तो उसी में कृषि अत्यधिक मात्रा में होती है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों में क्या क्या है। तो आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जितने भी सहायक नदियां जो गंगा की आती है, गंगा की बात चले यहाँ पे भी, आप ये ना सोचिए कि प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में हम चले गए प्रायद्वीपीय पठार में, नहीं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से जो भी नदियां आती है ना, जो गंगा की सहायक नदियां, उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है चंबल, बेतवा, सोन, ठीक है। सोन आपको पता होगा कि ये दानापुर के पास आके मिल जाती है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इसकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे और कहाँ गंगा से मिलती है। आपको क्या करना है, इस बुक से सॉरी यहाँ पे जो मैप था इसमें आपको देखकर आपको पता लगाना है, और साथ ही गूगल की आपको हेल्प ले लेना है कि हाँ कैसे और कहाँ पे कौन सा नदी मिलती है, कौन कौन नदी। तो चंबल, बेतवा, सोन नदी जो है वो गंगा नदी में किस स्थान पे मिलती है, या आपको गूगल, चैट जीपीटी, जेमिनी किसी से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको लिए यह होमवर्क है। बाएं तथा दाएं किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। फरक्का तक ये बहती है, उसके बाद कहाँ चल जाती है, तो उसके बाद ये है जो बांग्लादेश चली जाती है। यह गंगा डेल्टा का
सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है, भागीरथी, हुगली, जो इसकी एक वितरिका कहने का मतलब जो है कि पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ से गंगा से ही एक हुगली नदी निकलती है, और हुगली नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है आपको बताना है, ठीक है, शहर का नाम। ये सब आप होमवर्क में आप लिख लीजिए, साइड में कॉपी रखिए, वहां पे लिखिए जो जो हम होमवर्क बताते, ताकि आप भी अपना दिमाग चलाए। तो हुगली नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है पश्चिम बंगाल। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है, आगे इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल जाती है, ठीक है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब जो है ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब एक साथ मिल जाती है, कहने का मतलब गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और समुद्र में जब मिलने वाली होती है, उससे पहले इसका क्या नाम पड़ जाता है, तो मेघना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदी के द्वारा लाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। यानी हर एक नदी जो है अपना डेल्टा बनाती है, और गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त जो रूप से जो डेल्टा बनाया जाता है उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अब देखिए सुंदरवन डेल्टा के बारे में भी कुछ पॉइंट हैं, वो हम देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले वो सुंदरी पादप से लिया गया। कहने का मतलब सुंदरवन डेल्टा में जितने भी जो पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है, उसके नाम पर ही वो जो पौधा है उसका नाम सुंदरी है, और उसी के नाम पर सुंदरवन डेल्टा नाम पर है। सुंदरवन डेल्टा क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया। अब हमको 2 पॉइंट और देखना है। कौन सा, तो पहला तो आप ये देख लीजिए कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम यहाँ पे ये दिया गया हुआ है, ठीक है, कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी किस प्रकार से यहाँ पे मिल रहा है, ये आपको बताया गया है। और यही के बाद क्या हो जाता है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसके बाद जो है यहाँ से ये क्या नाम पड़ जाता है, तो इसको हम लोग गंगा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो गंगा कहते हैं। तो ये हो गया, इसे आप लोगों ने समझ लिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना क्या है, एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय गंगा नदी से संबंधित 2 उद्देश्य, कौन कौन सा उद्देश्य था नमामि गंगा का, तो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उनके संरक्षण और कार्यकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसके बारे में जो इस बुक के हिसाब से जितना दिया हमने बता दिया, बाकी अगर आपको चाहिए तो आप इसे अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट है कि गंगा नदी से संबंधित कि गंगा की लंबाई कितनी हो जाती है, तो 2500 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। चित्र में आप चाहे तो देख सकते हैं। क्या आप गंगा नदी के प्रवाह तंत्र को पहचान सकते हैं, तो बिल्कुल पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है गंगा नदी का प्रवाह तंत्र है लगभग में, ठीक है। तो इसे हम क्यों नहीं पहचान सकते, वही बात। उसके बाद हम देखेंगे कि अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ये वाला भी आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंबाला नगर पूछ देगा कि सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर कौन सा शहर स्थित है, तो अंबाला नगर है, ठीक है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग कितनी है, तो 1800 है किलोमीटर। ये भी आप याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट नहीं है। परंतु इनके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट 1 मीटर है। इसलिए इन नदी में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि समतल भूमि पर अगर, कहने का मतलब पानी जब आती है, जैसा कि आपको हम बता दें कि स्लोप वाले भूमि पर क्या होता है कि दोनों तरफ से ऊंचा उठा कोई भाग है, उसके बीच से अगर पानी आता है तो पानी जो है ज्यादा मुर्दार मार्ग पे नहीं बहेगी, लेकिन यही मैदानी भाग में मुर्दार मार्ग पे बहती है। इसका अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। आप घर से बाहर अगर मिट्टी का कोई स्थान हो तो वहां पे आप पानी झील कर देख लीजिए, पानी एकदम सीधा जो है वो स्केल की तरह, पटरी की तरह नहीं बहेगा, ठीक है।
वो थोड़ा ना थोड़ा वो अपना जो है मार्ग मोड़ मार के चलवे करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। बाकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र है, यहाँ से हम कल देखेंगे। ठीक है, और ये सभी के सभी रिकॉर्डेड होगा क्लास। बाकी आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है अगर आपके मन में, तो आप उसका कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। इसी प्रकार से है, इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि दिया हुआ बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो अभी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये सब यहाँ पे क्वेश्चन और भी है। निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय जलवायु झील है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ये सब हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित नदी में से कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहती? जल विभाजक क्या है? ठीक है, तो ये क्या है जल विभाजक, आपको पता है, मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं और ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगर आप लोग बनाइएगा होमवर्क और बताइएगा, तो उसके बाद हम आपको होमवर्क चेक करने के लिए कहने का मतलब व्हाट्सएप लिंक भी दे देंगे, जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन आंसर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? ठीक है, सिंधु एवं गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये भी हम आपको बता दिए। सिंधु और गंगा नदी के बारे में बता दिए। तो सिंधु और गंगा नदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको करके रखना है। ठीक है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं? मुख्य धारा। और ठीक है, कौन सा है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भागीरथी और अलकनंदा नदी, इसके बारे में पूछे थे। ये भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों होते हैं? ये ब्रह्मपुत्र वाला भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन? तो आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन बना देना है। सबसे विशाल नदी द्रोणी किसका है? तो ये भी आपको पता है, मैंने अभी पढ़ाया है, ये आप बना सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब जो है ये सब देखेंगे कल की वीडियो में। बाकी आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।